अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन को। 3 स्टोरीज़ पर बात करेंगे आपसे, लेकिन मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इस वीलॉग का जो टाइटल मैंने सोचा है वो ये होगा थंबनेल कि पाकिस्तान के इंतखाबात और अमेरिका का कंट्रोल्ड शेड। ये मैंने क्यों सोचा है ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कि दोनों में क्या मुमासलत है। लेकिन जो 3 स्टोरीज़ हैं उसमें पहली स्टोरी अल्लामा नासिर अब्बास की मुलाकात इमरान खान साहब से अडियाला जेल में हुई है। पहले सियासतदान है जो इमरान खान साहब से मिले हैं जेल में जाके। मुलाकात के बाद इमरान खान के बारे में उनका क्या कहना है आपसे शेयर करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान के हवाले से एक तरह से इतराफ़ किया कि उनके वोट पर डाका डला है। कैसे इतराफ़ किया ये आपसे शेयर करेंगे। तीसरी स्टोरी के 12 बजे की डेडलाइन इंतखाबी मुहिम की। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तर्जुमान ने कहा है कि अबूर हो चुकी है। अब कोई भी सियासी जमात तशहीर किसी किस्म की प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर या कोई भी इंतखाबी मुहिम नहीं कर सकती है। तीसरी स्टोरी पे सबसे पहले बात करते हैं जिसका ताल्लुक इस वीलॉग के टाइटल या उसके थंबनेल के साथ है जो मैंने आपसे अभी जिक्र किया कि पाकिस्तान के इंतखाबात और अमेरिका का कंट्रोल्ड शेड। ये मैंने इस वजह से चूज़ किया कि एक बड़ी अजीब व गरीब किस्म की मुमासलत मुझे महसूस हुई, क्योंकि कल मुझे इत्तफाक हुआ अमेरिका में एक साहब हैं, उनका पोल्ट्री फार्म है और पोल्ट्री फार्मिंग वो करते हैं। कंट्रोल्ड शेड्स उन्होंने लगाए हुए, चिकन्स उसके अंदर ज़ाहिर बात है कि वो वहाँ पे रखे हुए हैं और वो उसके बाद जब एक सर्टन एज को पहुँचते हैं तो फिर वो बेच देते हैं उसको। उन्होंने मुझे इनवाइट किया खाने पे। अब मुझे फार्मिंग में इंटरेस्ट है, बचपन से है, देहाती बैकग्राउंड है, तो मैं बड़ी खुशी से वो उनकी जो दावत है वो कबूल की और मैं चला गया। लेकिन जब मैं वहाँ पर जा रहा था तो मेरे जहन में फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग इन अमेरिका के हवाले से बड़ी एक रोज़ी और फैंसी एक खूबसूरत किस्म की पिक्चर थी। मिसाल के तौर पे जैसे मैं अपने बचपन में अपने गांव में देखता था फार्मिंग को। एक ज़माने में बड़े पैमाने में भी करते थे, लेकिन छोटी मोटी फार्मिंग हम शौकिया जो करते हैं, कुछ जानवर रख लिए, भैंसें वगैरह, कुछ देसी मुर्गियाँ वगैरह रख ली, या कोई बड़ा दिल किया तो कोई घोड़ा वगैरह रख लिया, डॉग्स वगैरह रख ली। तो वो बड़ी एक खूबसूरत पिक्चर होती है ना कि गांव के माहौल में आप जाएं तो सरसब्ज लहलहाते खेत आपको नज़र आते हैं, नीला खुला आसमान आपको नज़र आता है, जानवर उसके अंदर घूम फिर रहे हैं आपके इर्द गिर्द और बच्चे आपके खेल रहे हैं जानवरों के साथ, तो आपका भी दिल बहलता है देख के। तो एक खूबसूरत पिक्चर है। मैं उसी माइंडसेट के साथ वहाँ पर चला गया। अब जब मैं वहाँ पर गया तो उन्होंने मुझे पाकिस्तान के इंतखाबात का ख्याल आया। मैं जब वहाँ पर गया तो उन्होंने मुझे वेलकम किया, बड़ा आओ भगत की, खाना बड़ा अच्छा खिलाया, उनकी बड़ी मेहरबानी। उसके बाद मैंने उनसे ख्वाहिश का इज़हार किया कि मैं आपका कंट्रोल शेड देखना चाहता हूँ, तो वो मुझे अपने साथ लेकर चले गए। अब जब कंट्रोल शेड मैंने देखा तो वो 4 शेड्स उन्होंने लगाए हुए थे, और अगर एक शेड की मैं आपसे बात करूँ तो वो 66 फुट चौड़ाई थी उसकी, और तो वो लंबा एक जैसे लोहे का टनल है ना, लोहे की टनल है, लोहे की सुरंग आपके सामने लंबी यूं पड़ी हुई है, वैसे वो बाहर से उसकी आउटलुक थी कंट्रोल शेड की। बहरहाल मैंने उनसे कहा कि जी मैं अंदर जाके मुर्गियां देखना चाहता हूँ। एक सर्टन पिक्चर थी मेरे जहन में, अगेन आई विल से दैट। वो जब दरवाज़ा खुला और मैंने अंदर निगाह डाली और मैं अंदर गया तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट पिक्चर थी उससे जो कि मैं अपने जहन में सोच कर आया था। यानी कि सही मानों में द कंट्रोल्ड शेड was a controlled shed and everything in that shed was controlled by one person जो उस पोल्ट्री फार्म का मालिक था। और हमारे यहाँ पे देसी फार्मिंग जो होती है मुल्क में, उसमें तो आपको बड़े लोग चाहिए होते हैं ना जानवरों को देखने के लिए, लुक आफ्टर करने के लिए। एवरीथिंग वाज सो सिस्टमैटिक और ऑटोमेशन की इंतहा थी, टेक्नोलॉजी का इतना इस्तेमाल था कि एक शेड में 32,000 मुर्गियाँ थीं, 32,000 बर्ड्स, और 4 शेड्स में तकरीबन 1.25 लाख के करीब मुर्गियां होगी। तो एक शख्स उन 1.25 लाख मुर्गियों को कंट्रोल कर रहा था। मैं देखभाल का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूंगा, कंट्रोल कर रहा था। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि कंट्रोल कर रहा था? उस कंट्रोल शेड के अंदर हर चीज़ कंट्रोल थी। बाहर की दुनिया से उस कंट्रोल शेड का कोई ताल्लुक ही नहीं था। बाहर गर्मी है, सर्दी है, धूप है, छाँव है, बारिश है, बर्फ़ पड़ रही है। बाहर की दुनिया से उन 32,000 मुर्गियों का जो एक कंट्रोल शेड के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, कोई ताल्लुक ही नहीं था। उन्हें नहीं पता लगता कि बाहर क्या हो रहा है। मेरे ख्याल है आवाज़ भी नहीं जाएगी वहाँ पे, क्योंकि इतना वसी है वो शेड लंबाई में ख़ास तौर पे। दूसरी बात यह है कि मेरे जहन में था कि मैं शेड के अंदर देखूँगा तो जानवर यूँ भागते इधर उधर जाते मुझे नज़र आएंगे, क्योंकि मैंने जो पोल्ट्री फार्म्स वो देखे हुए हैं, ट्रेडिशनल फार्मिंग जो देखी है, उसमें
कंट्रोल शेड में ऐसा नहीं था. इट वॉज अ कंट्रोल शेड बिकॉज सिंस इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव टू बिल्ड. उन्होंने मुझे कहा कि लाखों डॉलर खर्च आता है एक कंट्रोल शेड, क्योंकि आपने टेम्परेचर कंट्रोल करना है, आपने एयर जो है वो कंट्रोल करनी है, एग्जॉस्ट वगैरह लगा हुआ था. लेकिन कोई खिड़की दरीचा बाहर की कोई रोशनी, कोई चक्कर ही नहीं था कि बाहर से कोई रोशनी आ जाए. और हवा उतनी आएगी जितनी कि वो चाहते हैं कि हवा आए. और एक सर्टन टाइम के बाद जो हवा अंदर आई है उसको एग्जॉस्ट कर दिया जाता है और नई हवा बाहर से अंदर फेंक दी जाती है. यानी कि एयर को भी कंट्रोल किया जा रहा था. फीड जो दी जा रही थी जानवरों को वो भी मशीन के ज़रिए दी जा रही थी. एक दफ़ा वो बाहर एक लगी हुई थी मशीन, वो अंदर एक पाइप के ज़रिए फीड जाती थी. वो थाल लगे हुए थे, उन थालों में गिर जाती थी और जब वो थाल खाली हो जाएंगे तो फिर दोबारा पाइप के ज़रिए फीड आएगी. और उसमें यानी कि इंसान ने जाके अपने हाथ से पकड़ के कोई फीड शीट नहीं डालनी. पानी का जो बंदोबस्त था, मशीन लगी हुई थी, वाटर पाइप्स थे, वाटर लाइन थी. वो जब चूज़ा छोटा होता है तो वाटर लाइन को नीचे ले आते हैं, उसमें जगह जगह सुराख होते हैं चूज़े की, क्योंकि वो हाइट कम होती है तो वो अपनी चोंच से उन सुराखों से पानी पीता है. जैसे जैसे 60 दिन में वो बड़ा होता है, 60 दिन बाद उसको कसाई के हवाले कर दिया जाता है या स्लॉटर हाउस भेज दिया जाता है. तो वो जब बड़ा होता है तो जैसे जैसे वो ऊंचा होता जाता है, वाटर लाइन को ऊपर करते जाते हैं दिनों के हिसाब से. एवरीथिंग वॉज सो सिस्टमैटिक. और वो 32,000 बर्ड्स, दे वॉज सो मच सफोकेशन इन दैट कंट्रोल्ड शेड. एंड आई कुड सी के I don't know if they call them healthy birds, but they were certainly not happy birds. आपने हैप्पी बर्ड्स देखे होंगे ना, परिंदा जो आज़ाद होता है, आपने देखा हो कभी दरख्त की टहनी पर बैठा चहचहा रहा होता है, बोल रहा होता है. बड़े खूबसूरत परिंदे भी होते हैं. तो देसी मुर्गियां अगर आपने देखी हो पिंड में, वो भाग रही होती हैं, दौड़ी होती हैं, ठीक है, और बड़ी उनकी मूवमेंट होती है. They were not happy birds and there were so many in one shed. Can you imagine? 32,000 मुर्गी पे मुर्गी चढ़ी हुई थी. इस तरह से सिचुएशन थी वहां पे. और उसकी वजह यह थी कि वो बड़ा महंगा सिस्टम था कंट्रोल शेड का, लोहे का, कंट्रोल टेम्परेचर, कंट्रोल्ड एयर, कंट्रोल्ड फीड, कंट्रोल्ड वाटर, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट. और वो 60 दिन के लिए they were just raising the chicken so that they grow to a certain extent and then they'll be sent to the slaughterhouse. That is it. वो ग्रो करने वाले जानवर के साथ फार्मर का कोई रिलेशन नहीं है. अदरवाइज आप जानवर रखते हैं, आज जो लोग पेट्स रखते हैं उनको अंदाज़ा है कि जानवर के साथ एक उन्स मानूसियत हो जाती है. तो कंट्रोल शेड डिफरेंट है, उसमें कोई उन्स मानूसियत वाला जिक्र नहीं है. उसमें मैक्सिमम जानवर चाहिए उस स्पेस पे. लोहे का ताबूत है जिसके अंदर 32,000 जानवर है और जानवर पे जानवर है और सफोकेशन है. लेकिन बस ये देखना है कि ज़्यादा सफोकेशन या ज़्यादा उसकी वजह से अगर मर नहीं रहे हैं तो ठीक है, इनको पलने दो जब तक कि ये इतने बड़े नहीं हो जाते कि इन्हें कसाई के पास भेजा जाए. तो उन्होंने मुझे दिखाया कि देखें ये मशीन है, इसके ऊपर आ रहा है कि इतनी फीड इन्होंने खाई है पिछले एक हफ्ते में, इतना पानी पिया इन्होंने और इतनी डेथ्स हुई हैं. तो ही सेड के देखें इस एक शेड में 32,000 जानवर है और अंधेरा था शेड में. लेट मी ऑल्सो टेल यू, वो मैंने कहा थोड़ी सी रोशनी तो बढ़ा दें. तो फिर उन्होंने रोशनी बढ़ाई तो थोड़ी रोशनी होगी. तो जब वो हम बाहर निकले होंगे, उन्होंने लाइट्स बंद की, तो आई एम श्योर कि उसमें वो रोशनी और अंधेरे का भी कॉन्सेप्ट नहीं था कंट्रोल शेड में. तो बहरहाल उन्होंने कहा कि ये देखें इसमें जो है ना जी, डेथ टोल है जो इनका, वो है पिछले 5 हफ्ते में 726 जानवर मरे हैं आउट ऑफ 32,000. So the mortality rate is even below 3%, which is very good for the producer, for the farmer. I said okay. तो बहरहाल वो कंट्रोल्ड शेड देख के और ये वाली फार्मिंग देख के, वो मेरे ज़हन में जो फार्मिंग का कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल उससे डिफरेंट थी. बहुत साइंटिफिक थी, बहुत टेक्नोलॉजिकल थी, बहुत एडवांस थी, लेकिन बहुत अगली भी थी, बहुत कंट्रोल्ड भी थी. जानवर जो आप पाल रहे हैं उसके साथ कोई आपका इमोशनल ताल्लुक नहीं था. और उसको रहने के लिए जो जगह थी उसमें मैक्सिमम लोगों को, मतलब कि एक जगह पे घुसड़ा हुआ था. और उनकी अदरवाइज जो एक होता है ना कि जानवर को आप एक बेहतर माहौल देते हैं, वो वाला सीन नहीं था. बस ये है कि ये खा पी के बड़ा हो जाए और जिंदा रहे. That is the
मोटिव ऑफ अ कंट्रोल्ड शेड। और मोर्टेलिटीज कम होती हैं, बाहर की हवा, फिजा, जर्म्स, एनवायरनमेंट, वायरस, ये वो कुछ भी ना अंदर आता ना बाहर जाता है, जब तक कि फार्मर नहीं चाहता। वो एक बिल्कुल कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, कुछ भी अंदर से बाहर नहीं आएगा और बाहर से अंदर नहीं जाएगा। इवन रोशनी और हवा और मौसम भी नहीं घुस सकता उस कंट्रोल्ड शेड के अंदर। तो वो मैंने देखा, और आज मैंने खबर पढ़ी कि पाकिस्तान में इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ने कहा है कि इंतखाबी मुहिम की जो डेडलाइन थी वो अबूर हो चुकी है और अब कोई भी पार्टी तशहीर नहीं कर सकती है। तो अब क्यों मेरे जहन में ये एनालॉजी ड्रॉ हुई कि पाकिस्तान के इंतखाबात और अमेरिका का कंट्रोल शेड, ये मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है या नहीं, आप बताएं। कोई मुमासलत नज़र आती है किसी को इस एनालॉजी के अंदर जो मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की आपके साथ? मुझे कमेंट्स में बताइएगा। आई वुड लाइक टू नो कि आपको क्या लगता है इस बारे में। और मैं कोई बात नहीं करता पॉलिटिकल कंटेंट की, और कोई बात नहीं करता। मैंने सिर्फ आपको कंट्रोल्ड शेड बताया कि अमेरिका में कैसे चलता है। लाखों जानवर जो हैं वो एक आदमी कंट्रोल कर रहा होता है और उनको परवान चढ़ा रहा होता है, और उसके बाद फिर चिकन प्रोडक्शन कंपनी के सपोर्ट उनको कर देता है। उसकी गाड़ियाँ आती हैं। और ये भी मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये जिसका कंट्रोल शेड होता है ना, उसकी सिर्फ ज़मीन होती है और ऊपर कंट्रोल शेड वो लगाता है, ठीक है, इतनी इन्वेस्टमेंट उसकी है। जानवर उसका नहीं होता। ये जो चिकन प्रोडक्शन कंपनीज हैं अमेरिका में, ये कोई 5-6 बड़ी कंपनीज हैं, वो अपना चूजा भेजती हैं उसको कि इसको पालो अपने पास, खुद फीड भेजती हैं। हमारे वहां पे कॉन्सेप्ट नहीं है, लोग खुद अपनी फीड खरीदते हैं, देते हैं, खुद फीड भेजती हैं, अपनी दवाई भेजती हैं जानवर अगर बीमार हो जाए। फार्मर का काम सिर्फ इतना है कि उसने अपने पास उसको रखना है, जो उसके लिए भेजी गई है फीड वो खिलानी है, अगर बीमार हो जाए तो वो दवाई देनी है। 60 दिन बाद वो बड़ा हो जाएगा तो वही चूज़ा, वही गाड़ी आएगी उस चिकन प्रोडक्शन कंपनी की, वो उसको उठाएगी, ले जाएगी। उसके बाद वो स्लॉटर हाउस से स्लॉटर होके मुख्तलिफ आउटलेट्स पे पहुंच जाता है चिकन के तौर पे। तो फार्मर ना उसे खरीदता है ना लेकर आता है। ये कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग में उसको भेजे जाते हैं ये चिकन्स। तो बहरहाल ये तो अमेरिका का कंट्रोल शेड, दैट इज़ हाउ इट वर्क्स हेयर। चिकन प्रोडक्शन इस तरह से अमेरिका में हो रही है। तो मुझे पहले बड़ा शौक था फार्मिंग देखने का यहाँ पे, लेकिन वो कल की पिक्चर देख के मुझे कोई उसके बाद से अजीब सी फीलिंग है। तो अब मुझे पाकिस्तान के इंतखाबात कंट्रोल शेड से क्यों ज़हन में आ रहे हैं बार बार, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो इसमें प्लीज़ मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरी मदद करें कि ये एमी बिला वजह की कोई मुमासलत मेरे जहन में आ रही है, या कोई मुमासलत है, या मैं कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ, ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहा हूँ, या मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ। तो मुझे ज़रूर हेल्प करें इसके अंदर, बताएं कि मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ, गलत सोच रहा हूँ। पाकिस्तान के तो 25 करोड़ अवाम, 26 करोड़ बैलेट पेपर्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि छप चुके हैं। पाकिस्तान की हदूद अरबा है, रियासत है, लोग उसमें बसते हैं, पॉपुलेटेड बहुत ज़्यादा है। जिस तरह एक कंट्रोल शेड में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और बच्चे में बच्चा पैदा हो रहा है। एक दिन में कई हज़ार बच्चा एक छोटे से शहर में पैदा होता है। उसके बाद फिर उसकी परवरिश की जाती है एक ख़ास तरीके से। उसके बाद फिर आई डोंट नो मैं इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ। लेकिन आप मुझे बताएं कि मैं क्या कोई ज़्यादा सोच रहा हूँ या नेगेटिव सोच रहा हूँ पाकिस्तान के इंतखाबात के हवाले से। एंड आई स्पेसिफिकली वांट टू रीड द कमेंट्स इन दिस व्लॉग जो आप देंगे। बहरहाल ये है। दूसरी खबर, बिलावल साहब ने फरमाया कि मेरे वोट पर डाका डाल। मैंने कहा ना कि बिलावल ने एक तरह से इतराफ़ किया कि इमरान के वोट पर डाका पड़ा, तो वो ऐसे कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मेरे वोट पर डाका डाला गया तो ऐसा पीछा करूंगा कि इमरान खान को भूल जाएंगे। ये बिलावल ने लाड़काना के जलसे में कहा है, यानी कि बिलावल मान रहे हैं कि इमरान खान इसलिए पीछा कर रहा था क्योंकि उसके वोट पर डाका डाला गया था, और अगर मेरे वोट पर डाका डाला गया तो ऐसा पीछा करूंगा कि आप इमरान खान को भूल जाएंगे। तो इन अ वे ही हैज कन्फेस्ड कि इमरान खान के वोट पर डाका डाला गया था। अलामा नासिर अब्बास, पहले सियासतदान जो इमरान खान को जेल में जाकर मिले हैं, उन्होंने बाहर निकल के जो मीडिया से गुफ्तगू किया वो वही है जो मीडिया रिपोर्टर्स बताते हैं आपको कि खान साहब, उनके अल्फाज में बोल रहा हूँ,
पहले से ज़्यादा ताकतवर लगे, नज़रियात पर डटे हुए लगे, हिम्मत, शुजात, बहादुरी पहले से बढ़ी हुई है। आज़ादी की जद्दोजहद कहते हैं इसको। और वो कहते हैं और परेशान नहीं है, और लोगों को पैगाम दिया है कि आज़ादी के लिए उठें और लोगों को आज़ादियाँ ऐसी मिलती हैं। इस तरह की गुफ्तगू उन्होंने, तो एग्जैक्टली इमरान खान के बारे में रिपोर्टर्स जो रिपोर्ट करते हैं कि वो परेशान नहीं लग रहे और वो बाहिम्मत ही हैं, शुजात से बहादुरी के साथ जेल काट रहे हैं और अदरवाइज़ भी ठीक है, डटे हुए अपने नज़रियात पे, वही बातें अल्लामा नासिर अब्बास ने बाहर निकल के इमरान खान के हवाले से कही हैं जो उनकी ऑब्जर्वेशन है। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।